हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट हॉल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले कल वाली क्लास यानी कि इससे पहले जो क्लास दी थी हमने, वो आपकी बूंदी शैली से संबंधित थी, जिसका भाग 1 में हमने उसकी स्थापना, चित्रकार और चित्र के बारे में चर्चा की थी। उसी के आगे का आज भाग है जिसके बारे में चर्चा करेंगे भाग 2 में। बूंदी शैली का भाग 2 है जिसमें विशेषताएँ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे वाली जो क्लास थी उसमें आप लोगों को हमने स्थापना और चित्रकार कौन कौन से किसने स्थापना की, कब की, क्या कहाँ से नामकरण हुआ, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर से क्लास समझ लीजिएगा। अब आज जो वाली उसी के आगे की जो क्लास है, जहाँ से हमने छोड़ा था कल, उसी के आगे से हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, समझ लेते हैं यहाँ की विशेषताएँ मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कैसे कैसे स्त्रियों को, कैसे पुरुषों को, किन आकारों में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, उनके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, विशेषताएं। तो विशेषताओं में सबसे पहले आता है नंबर 1 पे है, स्त्री आकृतियां लंबी तथा छोटी नाक वाली बनी हैं। ठीक है, जो यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं जिनमें स्त्रियों का अंकन किया गया है, उसमें लंबी और तथा छोटी यानी कि दोनों आकारों की जो है यहाँ पर नाकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है, काले लहंगे तथा लाल चुनरी बनाई गई है। ठीक है, सिर्फ 2 ही प्रकार के यहाँ के लहंगों का कलर बनाया गया, यानी कि रंग गया है। जो भी रंग यूज हैं लहंगे में, ये 2 ही कलर हैं, जिसमें एक काला लहंगा और दूसरा लाल चुनरी के साथ बनाया गया है। ठीक, इसके अलावा कोई ज़्यादातर यहाँ पे कलर यूज नहीं किए गए। तीसरे नंबर का पॉइंट है, बूंदी शैली रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध रही है। देखिए, यहाँ का जो आसमान है, जो आभा बोलते हैं आसमान को, ठीक है, जो भी यहाँ का आसमान है उसको सतरंगी यानी कि 7 रंगों से मिला करके उसको दर्शाया गया है, उसको बनाया गया है। ठीक है, जो बूंदी शैली के जो आभा मंडल है उसको सतरंगी के रूप में दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ का जो आभा मंडल है वो प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट है कि सतरंगी आभा मंडल किस शैली का है, तो बूंदी शैली का सतरंगी आभा मंडल दर्शाया गया है मुख्य रूप से। ठीक है, नंबर 4 पे देखते हैं, बूंदी शैली की रंग योजना जो है वो चटकीली बनाई गई, क्योंकि यहाँ पे सोने चांदी जैसे कलर लगाए गए हैं, चमकीले यानी कि चटकीले, जो दूर से दिख जाते हैं। और इसी तरीके से इसको लिखा गया है कि यहाँ पे जो है रंग योजना जो है बूंदी शैली के अंतर्गत वो चटकीले हैं। ठीक है, 5वें पॉइंट पे लिखा गया है विशेषताओं में, बूंदी शैली के चित्रों में सोने चांदी रंगों का प्रयोग किया गया। जैसा कि हमने अभी बता दिया कि चटकीले रंग वही होते हैं जो सोने चांदी जैसे चमकते हैं। ठीक, जो ज़्यादा हमें आँखों को तुरंत दिखाई पड़ जाएं या ज़्यादा देखने तक हमारे आँखों में झिलमिलाहट आ जाए, वो चटकीले रंगों में आते हैं। ठीक, तो बूंदी शैली के जो चित्रों में है उन सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। नंबर 6 पे लिखा गया है, इंद्रधनुषी आकाश का चित्रण हुआ। अभी हमने इससे पहले बता दिया कि आभा मंडल वही होता है और आकाश भी वही होता है। जो इंद्रधनुषी है, इंद्रधनुष में जानते हैं सभी लोग कि 7 कलर होते हैं, उसी तरीके से सतरंगी आभा मंडल हो या इंद्रधनुषी जो आकाश का चित्रण हुआ है, दर्शाया गया है। यहाँ का मोस्ट है, इसीलिए कई बार इसको दूसरे पॉइंट में पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुषी आकाश किस शैली का है या सतरंगी आभा मंडल कहाँ का प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, बूंदी शैली के अंतर्गत ज़्यादातर इसी को पूछते हैं कि सतरंगी आभा मंडल और या इंद्रधनुषी आकाश का चित्रण किस शैली के अंतर्गत हुआ है। तो याद रखिएगा कि बूंदी शैली का मुख्य रूप से दर्शाया गया है। नंबर 7 पर देखते हैं, लिखा है, केले के वृक्षों की पंक्तियां चित्रित हैं। ठीक है, जो केले के वृक्ष हैं उनको पंक्तिदार यानी कि लाइन में लगा, जैसे लगता है कि लाइन में लगे हुए हैं, उस तरीके से दर्शाया गया है। 8 नंबर पर पॉइंट लिखा गया है, जैन तीर्थंकरों से संबंधित चित्र भी बने हैं। ठीक है, जो हमने बताया था अभ्रंश शैली जब हम पढ़ा रहे थे उस समय जैन से संबंधित वो शैली थी। उसके बाद ये जो शैली है आपकी बूंदी शैली, इसमें भी उसकी अपेक्षा इसमें भी थोड़े बहुत जो चित्र मिलते हैं। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के जो उस समय आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंतर्गत, उन तीर्थंकरों से संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं, 9 नंबर पर पॉइंट लिखा गया है, मुखमंडल पर लाल मटियारा रंग। ठीक है, जैसे मिट्टी का येलो आकर जैसे होता है, तो यहाँ पे लाल को मिक्स करके बनाया गया है, यानी कि लाल मटियारा रंग विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। जो मुख पे जो रंग यूज हुआ है वो लाल मटियारा रंग
विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, यानी कि स्किन कलर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है। नंबर 10 पे पॉइंट लिखा गया है, मानवाकृतियों के शरीर का रंग लाल है, पर बाद के चित्रों में गुलाबी रंगों की अधिकता है। शुरुआत में क्या हुआ कि जो मानवाकृतियों का शरीर बनाते थे, मुखमंडल तो आपको बता दिया कि लाल मटियारा रंग का होता था, लेकिन जो शरीर होता था उसको लाल रंग से बनाते थे, बिल्कुल पूर्णतः नहीं, हल्का सा लाल रंग होता था, लेकिन बाद में इसको परिवर्तन आता गया तो गुलाबी रंगों में हो गया। इसीलिए यहाँ पर गुलाबी रंगों की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है, ये आपकी विशेषताओं में आता है। तो 10 विशेषताएं जो यहाँ की हैं ये मुख्य रूप से पूछी जाती हैं इन्हीं से। ज़्यादातर इसमें आप लोग केवल आभामंडल यानी कि इंद्रधनुषीय आकाश को याद रखिएगा, चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, केले के वृक्ष का प्रयोग किया गया है, जैन तीर्थंकरों के चित्र संबंधित हैं, और मनुष्य का जो शरीर है, जिस समय के जो चित्र अंकन हुआ है, जहाँ पे चित्रांकन हुआ है, उसमें याद रखिएगा कि लाल रंग का यूज शरीर के लिए किया गया है, बाद में ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी। अब इसके हम आगे देख लेते हैं संपूर्ण बूंदी शैली की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि संपूर्ण बूंदी शैली अभी तक जो हमने पढ़ाई है उसके पूरी महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो ऊपर लिखा गया है महत्वपूर्ण तथ्य, देखते हैं। आइए, नंबर 1 पे लिखा है, महत्वपूर्ण तथ्य में बूंदी की यानी बूंदी शैली की छतों में शीशे की जड़ाई का काम हुआ है। जो वहाँ का यानी कि जो भी भवन निर्माण कार्य हुए हैं, ठीक है, उनमें क्या हुआ है कि जो छतें बनी हुई हैं उसमें शीशे को ज़्यादातर चिपका के या उसको लगा के बनाया गया, यानी कि जड़ाई का काम हुआ है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बूंदी का संपूर्ण 12मासा अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये भी एक पॉइंट बहुत मोस्ट याद रखिएगा कि बूंदी शैली का जो संपूर्ण 12मासा है, ये पूछ लिया जाता है कि 12मासा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि बूंदी शैली का 12मासा अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक। तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है, बूंदी शैली की रंग योजना चटकीली बताई गई। इससे पहले हमने इसकी चर्चा कर ली है विशेषताओं में। बूंदी शैली की जो रंग योजना है वो चटकीली ही रही है। चौथे नंबर पॉइंट लिखा गया है, बूंदी शैली के आरंभिक चित्र निश्चित रूप से चुनार रागमाला से संबंधित रहे हैं। ठीक है, जो आरंभिक यानी शुरुआती जो दौर में चित्र बनाए गए हैं, जो बने हुए हैं, वो चुनार रागमाला से लिए गए हैं, उन्हीं से कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट पे लिखा गया है, बादल महल के भित्ति चित्र। ठीक है, बादल महल के भित्ति चित्र राव रतन सिंह के समय बने हैं। ये बादल महल जो है ये एक भवन निर्माण यानी कि महल है, उसमें जो भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पे जो उकेर कर बनाए गए चित्र हैं, यानी कि भित्ति चित्र जो है वो राव रतन सिंह के समय में बने हुए हैं। ठीक है, जब उनका शासन था तभी बादल महल के भित्ति चित्रों का निर्माण कार्य हुआ है। आगे पॉइंट देखते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पर पॉइंट लिखा गया है, राजा छत्रसाल सिंह व उम्मेद सिंह के समय में बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष रहा है। ठीक है, जो राजा छत्रसाल सिंह और उम्मेद सिंह जो शासक रहे हैं उस समय हुआ क्या है कि बूंदी शैली के जो चित्र हैं सबसे अत्यधिक यानी कि चरमोत्कर्ष उसको बोलते हैं, सबसे अत्यधिक कार्य और सबसे अच्छा कार्य हुआ है। इसीलिए छत्रसाल सिंह और उम्मेद सिंह के समय में जो है कार्य पूर्णतः ज़्यादा अत्यधिक हुआ है, इसीलिए इसको चरमोत्कर्ष काल मानते हैं, राजा छत्रसाल सिंह के समय और उम्मेद सिंह के समय का। ठीक है, आगे पॉइंट हम देखते हैं। नंबर 7 पे लिखा गया है, बूंदी के राजा सुरजन सिंह, ठीक है, बूंदी के राजा सुरजन सिंह के पौत्र यानी कि पोते रतन सिंह को दक्षिण की लड़ाई में विजय होने के कारण जहांगीर ने सर बुलंदराव व रामराज की उपाधि दे दी थी। बूंदी के जो राजा सुरजन सिंह हमने बता चुके हैं, इस भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, वो जो उसका जो पुत्र था यानी कि पोता जो था उसका नाम था रतन सिंह। उसने दक्षिण की लड़ाई में हुआ क्या था कि वो विजय प्राप्ति हो गई थी, तो जहांगीर ने क्या किया था कि जब ये विजय प्राप्त हो गया था तो जहांगीर ने उसको सर बुलंदराव और रामराज की उपाधि उसने प्रदान कर दी थी, किसको, रतन सिंह को। ठीक है, 8 नंबर पर पॉइंट लिखा है, आगे देखते हैं। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। ठीक है, ज़्यादातर जो इसके चित्र हैं बूंदी शैली के वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित हैं, और उसके बाद जो है मुंबई के विभिन्न संग्रहालय में भी चित्र मिलते हैं, उपलब्ध भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो अत्यधिक जो चित्र हैं, अधिकांश जो बने हुए चित्र यहाँ के थे उस समय
आपके अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखे गए थे। ठीक है, उसके बाद थोड़े से कुछ विभिन्न प्रकार के संग्रहालयों में मिलते हैं इनके चित्र बूंदी शैली के। आगे हम देखते हैं, नंबर 9 पे पॉइंट लिखा गया है 1625 ईस्वी में जहांगीर के समय बूंदी व कोटा का विभाजन हुआ। ठीक है, अब जो ये क्षेत्र था, हुआ क्या कि यहाँ पे विभाजन हो गया था, वो भी जहांगीर के समय में 1625 ईस्वी में। उस समय जो चल रहा था मुगल काल के समकालीन ही ये भी, इधर भी बूंदी शैली भी चल रही थी। तो जहांगीर के समय बूंदी व कोटा का विभाजन हुआ तथा पुनः 1857 में कोटा व बूंदी का कुछ स्थान लेकर झालावाड़ राज्य की नींव पड़ी। जैसे कुछ राज्यों की क्षेत्र लेकर के एक नया राज्य बनता, उसी तरीके से दोनों शैलियों के क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा लेकर के वहाँ पर एक नई शैली यानी कि नए क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया झालावाड़, यानी उसी की राज्य की नींव डाल दी थी वो भी जहांगीर ने। ठीक है, वो 1857 में कोटा व बूंदी का कुछ स्थान लेकर के झालावाड़ राज्य की नींव पड़ गई थी। इससे पहले बूंदी व कोटा अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन बूंदी और कोटा के बीच में ही उन दोनों की जगहों को लेकर के विभाजन के समय बीच में एक छोटा सा राज्य यानी कि झालावाड़ राज्य की नींव डाल दी थी 1857 में। तभी से झालावाड़ शैली भी प्रचलित रूप से उभर कर सामने आ गई थी। नंबर 10 पे देखते हैं, 1556 ईस्वी में चित्तौड़ के पतन के बाद राव सुरजन ने मुगलों से संधि करके, ठीक है, 1556 में चित्तौड़ के पतन के कारण जब वहाँ का चित्तौड़ में सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, उसके बाद राव सुरजन ने मुगलों से संधि कर ली थी, यानी कि उनसे हाथ मिला लिया था। तो रणथंभौर अकबर को दे दिया था। ठीक है, किसने? राव सुरजन ने जो क्या किया था कि मुगलों से हाथ मिला करके उन्होंने अपना रणथंभौर अकबर को दे दिया था, लेकिन अकबर ने भी उनके बदले में जो है बनारस की जागीर दे दी थी। ठीक है, अब राव सुरजन ने मुगलों से हाथ तो मिलाया और उन्होंने अपना जो है क्षेत्र यानी कि राजस्थान के अंतर्गत रणथंभौर आता है, उसने अकबर को दे दिया और अकबर ने उन्हें बनारस की जागीर दे दी, जहाँ पर राव सुरजन जी ने कई महल व घाट बनवाए हैं। ठीक है, ये नंबर 10 पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चित्तौड़ के पतन के बाद राव सुरजन ने मुगलों से हाथ मिला लिया था और अकबर को रणथंभौर दे दिया था और अकबर ने इनको बनारस की जगह यानी कि वहाँ का क्षेत्र दे दिया था, तो वहाँ पर कई महल व घाट बनवाए। आइए हम आगे देखते हैं 11 पॉइंट पे क्या लिखा गया है। 11 पॉइंट पे लिखा गया है, यहाँ पर दशहरा जो राव सुरजन जी ने यहाँ पर बनारस की जो जागीर पाई थी, वहाँ पर कई महल व घाट बनवाए। वहीं पर क्या होता है कि यहाँ पर दशहरा, होली, तीज आदि उत्सवों, उद्यानों में पीठिकाओं तथा फौहारों आदि के दृश्य प्रमुखता से मुख्य भूमि पौधों से पुष्पित पंक्तियाँ, दक्षिण कला का प्रभाव, हाथी को प्रमुखता से चित्रण किया इत्यादि चीज़ें जो हैं यहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं और अच्छे से उसको सजाया गया है, पौधों के साथ दिखाया गया है। और दक्षिण कला यानी कि जो हमारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका इत्यादि जगह, केरला इत्यादि जगह की जो कला है उससे प्रभावित है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वहाँ पर अंश है। इसीलिए हाथी को जो है ज़्यादातर प्रमुखता के रूप से वहाँ पर चित्रण किया गया है, जहाँ पर आपको अच्छा एक दक्षिण की कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 12 पे लिखा गया है, बूंदी में पशु चित्रण हाथी ही विशेषता है। ये याद रखिएगा। देखिए 2 पॉइंट तो बहुत ही अहम है। एक तो याद रखिएगा कि यहाँ का जो आभा मंडल वो सतरंगी है। दूसरा जो है आपका केले के वृक्षों का अंकन ज़्यादा हुआ है। तीसरा जो आपका है यहाँ पर बूंदी में जो है बूंदी शैली के अंतर्गत जो पशु का जो चित्रण कार्य हुआ सबसे ज़्यादा वो हाथी का हुआ है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे हमारे बूंदी शैली के अंतर्गत। विशेषताएँ भी बता दी हमने और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर दी। एक एक करके आपको हमने पॉइंट जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे क्वेश्चन बन के आते हैं, लेकिन कुछ इसमें से बहुत ही मोस्ट इनको हमने चर्चा कर दी कि जैसे आभा मंडल हुआ, चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है, किन कैसे यहाँ पर आकृतियाँ बनाई गई हैं, किन जगहों पर क्या हुआ है और कहाँ पर इनके जो है अधिकांश चित्र मिलते हैं, किनके समय में अधिकांश जो चरमोत्कर्ष काल रहा है और किस पशु का ज़्यादातर चित्रण हुआ। तो ये जो है 4-5 पॉइंट जो है याद रखिएगा, इन्हीं से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। बाकी चीज़ें आप सभी के लिए है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। अब ये पता नहीं है कि आयोग कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना के रख देता है, इम्पॉर्टेंट सभी है जितना भी बताया है। ठीक है, और किसी को अगर कहीं भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रही है कोई पॉइंट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए
लोगों को बताइए, जुड़वाइए, ठीक, कमेंट करिए। और आने वाली जो क्लास होगी नई शैली के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए सभी से राधे राधे।